महुआ मोइत्रा केस, कैश फॉर क्वेरी इशू न्यूज में है, यूपीएससी से रिलेटेड भी है, जनरल लोगों के लिए भी जानने वाली चीज है। एथिक्स कमेटी के बारे में इसमें बताया गया है। पहले केस है क्या ये समझ लीजिए। इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि ये पैसा लेके एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप के ऊपर ये क्वेश्चन कर रही हैं। प्राइमा फेसी अगर ये देखें तो ये बात दिखती भी है, क्योंकि इन्होंने 65 क्वेश्चन पूछे हैं और अराउंड 50 क्वेश्चन पर्टिकुलर उस ग्रुप से ही आते हैं। तो क्या कोई भी किसी भी एमपी के खिलाफ डायरेक्टली इस तरीके के कंसर्न्स को रेज कर सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कोई एमपी ही किसी एमपी के खिलाफ इस तरीके से के कंसर्न्स को रेज कर सकता है, और उसके लिए एथिक्स कमेटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको लोकसभा में, जिसमें 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं, और लोकसभा में इसको स्पीकर बनाते हैं और राज्यसभा में सभापति इसका फॉर्मेशन करते हैं। 1997 से एथिक्स कमेटी की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये कमेटी जो है राज्यसभा में आती है, इसके बाद इसके लिए एक रिकमेंडेशन आती है। लोकसभा के कुछ लोग वर्ल्ड के कुछ देशों में जहां एथिक्स कमेटी बनी हुई है उनके ऊपर रिसर्च करने, पता करने जाते हैं। फिर उस बात को एडहॉक कमेटी के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। 2050 से परमानेंट कमेटी के रूप में फंक्शनिंग कर रही है एथिक्स कमेटी जो है। और महुआ मोइत्रा का जो कंसर्न है, तो एथिक्स कमेटी के पास एक बीजेपी के एमपी है निशिकांत दुबे। वो एक कंप्लेन रेज करते हैं कि जो महुआ मोइत्रा है ये पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर पैसा लेके, अब पैसा लेके क्वेश्चन रेज करना, इसका मतलब जो एमपी एमएलए को प्रिविलेज मिली हुई है उसका ये वायलेशन है। आपको ये राइट डाउन करिए कि किस आर्टिकल के थ्रू एमपी एमएलए को पार्लियामेंट के अंदर प्रिविलेज मिलता है। अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ जब ये बात हुई तो एथिक्स कमेटी ने इसको देखा। अच्छा, दूसरा कि किसी भी क्वेरी को बहुत ज्यादा अगर कोई भी कंसर्न्स क्रिएट हो रहा है, तो जब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं आता तो केवल मीडिया की बातों से आप क्वेरी नहीं रेज कर सकते। और अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन किसी एमपी के थ्रू अपनी कोई क्वेरी रेज करवाना चाहता है तो वो भी अपना एफिडेविट सबमिट करेगा। ये प्रोसीजर्स हैं एथिक्स कमेटी के अंदर क्वेश्चंस रेज करने के। अब जो ये चैलेंज है महुआ मोइत्रा के साथ, वो 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने बुलाया निशिकांत दुबे को। जब क्वेरी रेज हुई उसके उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, एविडेंस के लिए रखा। इनको बुलाया गया है, इनको भी आना था 29 को। आई थिंक इन्होंने आगे डेट ली हुई है। अब देखिए कब वो पहुंचती हैं और क्या वो अपनी बातें निकल के आती हैं। 1 ईयर के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया जाता है और 1 ईयर बाय ईयर ये अपने वर्क करती है। इस कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उसको स्पीकर के पास भेजा जाता है। स्पीकर चाहे तो उस कमेटी की रिपोर्ट्स को डिस्कार्ड कर दे, या तो उसके लिए वो एक्शन ले सकता है। अब एक्शंस में अगर कैश फॉर क्वेरी कंसर्न है तो इसमें सस्पेंशन भी किया जा सकता है। अब देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या और वो ऑप्शंस क्रिएट किए जाएंगे। और दूसरा, स्पीकर चाहे तो 30 मिनट्स का के लिए एक लोकसभा के अंदर जो सेशन है वो भी रखा जा सकता है। सेशन का जो टाइम है उसको एलोकेट किया जा सकता है उस पर्टिकुलर कंसर्न्स के ऊपर बात करने के लिए। ये भी कॉलम इसके साथ जुड़ा हुआ है। एथिक्स कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया, इसकी हिस्ट्री बता दी, प्रोसीजर्स मैंने आपको समझा दिए, वही बातें यहाँ लिखी हुई है। पहले ये कितने कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ ये भी मैंने आपको इसमें बता दिया, कुछ अलग नहीं है। 2015 से कंटिन्यू है, यही सारी बातें हैं। अभी एक नया इसमें क्लॉज आया है कि
निशिकांत दुबे ने ये कहा है कि आईटी एक्ट का वायलेशन है, क्योंकि इन्होंने अपने जो क्रेडेंशियल थे अपनी मेल आईडी के, इन्होंने शेयर किए किसी थर्ड पर्सन को। और आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर आप अपनी आईडी के क्रेडेंशियल शो करेंगे तो अपने जो हेड हैं उनसे बिना पूछे, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते। तो इसमें या तो एनआईसी होगी और दूसरा या तो स्पीकर होंगे। यहां एक टेक्निकल कंसर्न्स क्रिएट हुआ है और अब इस पे जो कमेटी है वो क्या रिकमेंडेशन देती है, स्पीकर उस बात को कैसे देखते हैं और फिर पार्लियामेंट पूरी तरीके से क्या इसमें डिसीजन लेती है, ये चीजें देखने वाली है। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, सोचिए इसे कि क्या अगर एथिक्स कमेटी किसी एमपी को सस्पेंशन के लिए, सस्पेंड करने के लिए रिकमेंड कर दे, तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में सबमिट करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।